वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, आज का दिन जिसके अंदर हम बात करते हैं यकीनन यौम तकबीर की, पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने की, न्यूक्लियर एटॉमिक पावर बनने की, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली जब ये हालिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ और हम कहते हैं कि जब भी कोई क्राइसिस, कोई भी मुश्किल आजमाइश की घड़ी आती है तो पाकिस्तानी अवाम एक सीसा पिलाई दीवार की तरह होती है। बट इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम इंसाइट इनटू आवर साइकी कि देखें जब मुश्किल हालात हैं तब एक हो जाना, अपनी कमर कस लेना और आगे बढ़ना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन डेली बेसिस पे हमारा मिनहसुल कौम क्या, हमारा एक रवैया है, क्या हमारी एक शख्सियत है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और चाहे जंग के हालात हों या अमन के हालात हों, हमारा नज़रिया अमन के हवाले से और हुब्बुल वतनी के हवाले से क्या है। जो वक्त हमें मिलता है, क्या इसमें हम पाकिस्तान की तामीर के लिए वाकई कोशां हैं? क्या हम अपने देरीना मसाइल का हल इनोवेशन के ज़रिए, दयानतदारी के ज़रिए, अपनी स्किल के ज़रिए करने की कोशिश करते हैं? बार बार ये कहा जाता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा इसकी यूथफुल नेशन है, लेकिन ये यूथफुल नेशन का जो दमखम है, जो उनका जिसको कहना चाहिए पोटेंशियल है, क्या हम उसको सही तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम उनको वो डायरेक्शन दे रहे हैं? क्या हमारे पास एक स्ट्रैटेजी, एक नेशनल आउटलुक मौजूद है? देखिए, जब मुश्किल आती है और जब हमारे दरवाज़े पे दुश्मन आ खड़ा होता है या उसका कोई एक ऐसा अंदाज़ होता है जिसमें वो हम पे हमला आवर हो रहा होता है, तो यकीनन उस वक्त हमने अपने घर की रखवाली के लिए और अपनी बका के लिए, अपनी सालमियत के लिए, अपनी सॉवरेंटी के लिए हम खड़े होते हैं और उसका दिफा करते हैं। लेकिन ये सिर्फ़ एक महाज है। आजकल जो जंगी माहौल है, जब हम 5th जनरेशन वॉर की बात करते हैं तो उसमें हमने हर मैदान में लड़ाई करनी है और हर मैदान में ये जंग है वो जारी और सारी है। इसमें नैरेटिव्स की जंग भी है, इसमें आपकी पोटेंशियल की जंग भी है कि आप में कितना इनोवेशन है, इसमें इक़्तिसादी जंग भी मौजूद है, सफारती जंग भी मौजूद है। तो आइए ज़रा देखते हैं इसको इस एंगल से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 25 करोड़ आबादी में से जो 70% नौजवान हैं वो हुब्बुल वतनी को किस अंदाज़ में समझते हैं या देखते हैं। मेरे पास एक ज़बरदस्त पैनल है। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है मीर मुर्तज़ा अली भुग्गियो, जो कि एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, एक्सेलेंस के हवाले से काम करते हैं। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रही हैं कमल चीमा, हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड अ फाउंडर, समबडी हु आई डेफिनेटली सी एज अ वुमन लीडर इन द स्पेस ऑफ टेक, हैज़ अ लॉट ऑफ इंसाइट्स एंड एक्सपीरियंस जो कि ग्लोबल है। एंड नाउ व्हेन वी स्पीक टू हर अबाउट इम्पैक्ट, एंड शी इज़ क्रिएटेड अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव वेयर यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट एंड क्रिएट इम्पैक्ट इन सोसाइटी। तो उनसे भी जानेंगे कि उनकी इस हवाले से क्या आरा हैं, क्या नज़रियात हैं। थैंक यू कमल फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सिद्रा महमूद जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक लाइफ कोच हैं। थैंक यू सिद्रा फॉर बीइंग हियर। अगर सबसे पहले कमल मैं आपसे आगाज़ करूँ, आपके ख्याल में आज की इस डिजिटली कनेक्टेड बल्कि हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हुब्बुल वतनी से क्या मुराद है, एंड व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ यंग पेट्रियट पाकिस्तानी? Thank you so much, Sidra, and I think this is a very important topic for discussion. देखिए, बहुत दुनिया बदल गई है जी। जिस तरह की दुनिया में हम आज रहते हैं वो काफ़ी एक ग्लोबल कनेक्टेड दुनिया बन चुकी है, जिसमें जो बाउंड्रीज होती थी पहले, सरहदों की पहले बाउंड्रीज होती थी, वो शायद उतनी पुख्ता नहीं रही जितनी पहले होती थी। पाकिस्तान में बैठा बच्चा जो है वो दुनिया में कहीं पे भी नौकरी कर रहा होता है। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट फ्रीलांसर कंट्री है दुनिया में। पाकिस्तान में बैठे नौजवान जो है वो नौकरियां कर रहे हैं यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, सऊदी अरेबिया में, दुबई में, क्योंकि ये इनेबल होता है आजकल की टेक्नोलॉजी के थ्रू ये इनेबल होता है। और पोस्ट कोविड ये जो लाइंस हैं ये और भी ज़्यादा ब्लर हो गई हैं। एक नेशनलिस्टिक, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में कंटेंट कहीं पे भी बन रहा हो दुनिया में, वो कंटेंट जो है वो अक्रॉस द ग्लोब अवेलेबल होता है। तो इस तरह की दुनिया में जहाँ पे ये नेशनल लाइंस ब्लर हो चुकी हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो एक मुल्क के नौजवान है, स्पेशली क्योंकि हमें कहा जाता है कि जी हमारे पास यूथ बल्ज है और हम 4th लार्जेस्ट हैं फ्रीलांसर्स एज वेल। हमारी सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो, जैसे आपने कुछ अर्सा थोड़ी देर पहले जब आप अपना प्रीएम्बल कर रही थी तो आपने नैरेटिव्स की बात की कि ऐसे में नैरेटिव्स ऐसे क्रिएट किए जाएं जो कि आप
आपको नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करें और आपकी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल। हमने अच्छा कवल, इसमें इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाती हूँ। आई विल इंक्लूड माय अदर पैनलिस्ट इन द कन्वर्सेशन एज वेल। मुर्तज़ा, आप क्या समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कवल ने नैरेटिव्स की है, एंड व्हेन शी टॉक्स अबाउट अ फ्रीलांसर, यू नो, अ बिग कम्युनिटी इन पाकिस्तान, ये वो लोग हैं जो स्मॉलर टीम्स में या फिर इंडिविजुअली एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक नेशनल इंटरेस्ट की, एक यंग पाकिस्तानी को, यानी हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ अरसे, इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले का ही जो इमीडिएट टाइम था, इक़्तिसादी मुश्किलात आई, बहुत सारे स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लोग पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करने लगे। यही जो हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन होने लगी कि हमारे पास वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इट्स नॉट अ गिवन कि अगले दिन बिजली होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो जो अपना पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहा था। इस वक्त एक नया सिनेरियो आया है, वी हैव सडनली फेल्ट दिस सर्ज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नेशनल कॉन्फिडेंस। ये लॉन्ग लास्टिंग है? थैंक यू सिद्रा फॉर इनवाइटिंग। आई थिंक देखें, यही थोड़ा सा जो ना एक प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है कि वी फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म वाला सीन ना, कि भाई एक हवा चल गई और एक हवा चल गई और हम सारे रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन वी फॉलो, द सेक्ट वी फॉलो, या द लैंग्वेज वी स्पीक, या द पॉलिटिकल एफिलिएशन वी हैव, हम सब एक हो गए, विच इज़ फाइन। हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक रेजिलियंस हमने शो की और एक अपनी जो दुश्मन था उसके अगेंस्ट खड़े हुए। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी सिद्रा कि द डे वो ये जो सारा सीज़ फायर हुआ, उसके नेक्स्ट डे से मीम की एक और वॉर शुरू हो गई, और वो ये हुई कि अब तो जंग खत्म हो गई, नाउ लेट्स फोकस ऑन के बाबर आजम को टीम में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेट्स फोकस ऑन के इमरान खान को कब जेल से निकलना है। मुझे वैसे इस बात पे बड़ी तकलीफ हुई कि अगर हम अपनी हिस्ट्री की किताबों में देखते हैं, जंग देखें कभी भी कोई मजाक नहीं हो सकती। दुनिया में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यूक्रेन और रशिया की वॉर आप देखें, आप गजा की सूरत हाल देखें, साल महीनों सालों से लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहा, तो अल्लाह का शुक्र है कि सीज फायर हुआ, लेकिन हमने इसको भी एक PSL या IPL के मैच की तरह देखा है। हमने उसको एक टूर्नामेंट समझा कि 3-4 दिन की चपकलश हुई, मीम्स बनाए, नाउ ऑन टू द अदर थिंग। दिस इज अ वेरी नॉन सीरियस अप्रोच। वजह है, मैं ये कहना चाहता हूँ, उसकी वजह ये है कि जो मीम्स है ये भी कमर्शियल है ना। Everything is on views basically. So social media is all about views. For example, अगर मैंने भी एक वीडियो डाली अपनी इंस्टाग्राम पे, a jokes टाइप वीडियो, उसका जो एजेंडा या ऑब्जेक्टिव मेरे माइंड में था कि चूंकि यार एक वायरल मामला चल रहा है, तो हो सकता है इस वीडियो पे मेरे 1 लाख व्यूज क्रॉस कर जाएं। अच्छा। तो वो जो एक नेशनलिस्ट अप्रोच है, वो शायद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नजर आई हुई होगी। लेकिन जो नैरेटिव की आप बात कर रहे थे ना अपने इंट्रोडक्शन में, आई डोंट सी इट एज अ नैरेटिव या काउंटर नैरेटिव कि हम एक बहैसियत कौम स्टैंड कर पाएँ, क्योंकि क्या पोस्ट दिस वॉर पूरे सिनेरियो अब कहाँ हम एग्जिस्ट करते हैं, नंबर 1। लेकिन मुर्तज़ा, आई फील अदरवाइज। मुझे लगा कि जो मैंने नोटिस किया कि देखें, एक तो अगर इसका एक लॉन्ग टर्म व्यू लिया जाए तो 20 सालों से 25 सालों से पाकिस्तान को अपोलोजेटिक बनाया गया। वी हैव बिन इन दिस वॉर अगेंस्ट टेरर। इंडिया की भरपूर कोशिश रही, दुश्मन अनासर की भरपूर कोशिश रही कि पाकिस्तान को एज अ रोग स्टेट स्टैब्लिश किया जाए। लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के बाद ना सिर्फ हमने देखा कि पाकिस्तान इंटरनेशनली बड़ा रेलिवेंट हो गया, हमने इंटरनेशनल हेडलाइंस बनाई, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। यानी लोगों ने कहा ये एक न्यूक्लियर स्टेट होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह, इसमें कहीं जिंगोइज्म नजर नहीं आया, इसमें जंगी जुनून नजर नहीं आया। मुझे ये लगता है, मैं नोटिस करती हूँ पाकिस्तानियों को, जो हमारा कॉन्फिडेंस है इन स्टेइंग इन पाकिस्तान, एक्सेलिंग इन पाकिस्तान, वो बहाल हुआ है। देखिए, एक शॉर्ट टर्म एक यंग पर्सन से तो आप उम्मीद रखें कि वो मीम आएगी करेगी, लेकिन आप ओवरऑल देखें कि मुझे ये एटलीस्ट महसूस होता है कि वी हैव कम आउट टू बी स्ट्रॉन्गर इन दैट। सिद्रा, आपका क्या ओपिनियन है? आप समझती हैं कि मेरे ख्याल में, बल्कि मुझे लगता है कि जो लोग भटके हुए थे, जिनको लग रहा था कि पाकिस्तान में कोई पोटेंशियल नहीं है और बस मुझे बाहर निकलना है और किसी तरह भी निकलना है, उनकी व्यूज़ में बड़ी तब्दीली आई है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद। इंडीड आई वुड आंसर दिस वे कि जो है ये एक ब्लेसिंग की तरह हमारे पास आया। जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल, जो ब्रेन ड्रेन का लेवल हमने एक्सपीरियंस किया था, जितने लोग मायूस थे, और ये अपॉर्चुनिटी बन के आया कि अब लोग मुस्बत पहलुओं को देखने लगते हैं। देखिए, हुब्बुल वतनी एक सब्जेक्टिव एक एक्सपीरियंस है लोगों का, जो कि कंट्री की टूवर्ड्स होता है। लेकिन हमने अगर मीम्स के ज़रिए रिजिलियंस शो किया, हमने अपना पावर जो शो किया, मुस्बत एटीट्यूड के साथ, वो बहुत ही
ओवरवेलमिंग था। और आई डोंट नो, व्हेन आई हैव बीन ग्रोइंग अप आई फेल्ट वेरी पेट्रियोटिक व्हेन आई हैव बीन लिसनिंग नेशनल सॉन्ग्स। तो अब जिस तरीके से नए गाने आए या लोगों ने लिखा कि माँ की दुआ होती है तो बेटे गाजी होते हैं, ISPR के जिस तरह से म्यूज़िक आ रहा था या जिस तरह नेशनल मीडिया ने परफॉर्म किया, बिहेव किया, रिस्पॉन्सिबली चीज़ों को एड्रेस किया, वो आई थिंक बहुत बहैसियत कौम हमारे लिए बहुत ही इमोशनल है और बहुत ही प्राउडफुल है कि हम इन तमाम चीज़ों को इतनी बहादुरी से एड्रेस करते हैं। जब सिंदूर लॉन्च हुआ और जहां हमारी लोगों ने इस पे रिस्पांस किया, जिस तरह हमारे मीडिया ने रिस्पांस किया, हमारी सेलिब्रिटीज़ ने रिस्पांस किया, हमारे एक्टर्स ने रिस्पांस किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया, स्टेक होल्डर्स ने किया, एक इंडिविजुअल ने जिस तरीके से कौम ने इसके ऊपर रिस्पांस किया, आई थिंक एक रिजिलिएंट और एक ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच है। देखें कि इंडिया ने थ्रू देयर कल्चरल वॉरफेयर, इसको मैं वॉरफेयर इसलिए कहती हूँ बिकॉज दे ट्राई टू टेक ओवर द वर्ल्ड एंड दे डू अ ग्रेट जॉब एट क्रिएटिंग दीज वंडरफुल स्टोरीज एंड मूवीज, और उसका अब एक बहुत बड़ा पोर्शन डेडिकेटेड हो गया एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के ऊपर। और 90 की दिहाई से हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर बड़ी कोशिशें हो रही हैं, दे आर री राइटिंग हिस्ट्री, दे आर प्रेजेंटिंग अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, और हमें लगता था कि यार उनके वसाइल के आगे तो हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते। बट एट द सेम टाइम आई थिंक दैट इज़ वेयर कनेक्टिविटी, इंटरनेट, सोशल मीडिया हैज़ प्लेड द रोल ऑफ एन इक्वलाइजर, कि हमारी आवाज़ भी बहुत एक मजबूत आवाज़ के तौर पे सामने आई है। जब हम देखते हैं कि 24-25 करोड़ की आबादी है तो यहाँ की यूथ को आप किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकते। वी आर गोइंग टू कम बैक एंड टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान यौम तकबीर के मौके पे हम हुब्बुल वतनी या पेट्रियाटिज़म को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द पैनल, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आपने आज के ज़माने में हुब्बुल वतनी को समझना है तो दुनिया के बदलते हुए ऑर्डर को देखिए। और ये ऑर्डर क्या है, इफ़ आई कुड टॉक अबाउट दैट, कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता नहीं बहुत तेज़ी से बनती हुई उभरती हुई नज़र आ रही है, जहाँ जो ट्रेडिशनल आउटलुक था ना कि अच्छा क्या है, सिविलाइज्ड क्या है, रूल्स क्या हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले वेस्ट ने अपने आप को एक्सपोज किया कि जिन रूल्स को वो लेके अक़वाम आलम के सामने आते थे कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल ये करेगी, बर्बरियत ये है, डेमोक्रेसी ये है, अपने उन्हीं रूल्स को उन्होंने ख़ुद एक तरह से लपेट लपूट के साइड पे कर लिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एक तरफ करके अमेरिका ने टैरिफ्स लगा दिए। अब आपके पास एक इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है, आप एक बड़े ही नेविगेटेड दुनिया में ज़िंदा हैं जहाँ रिलेशनशिप्स मैटर करती हैं। दूसरी तरफ जितने लोगों को पिछले 50 सालों में मैं समझती हूँ अंडरडॉग्स बनाया गया, या ये कहा गया कि ये मुल्क किसी काबिल नहीं है, ये गरीब मुल्क हैं, ये तरक्की पजीर मुल्क हैं, उन ममालिक की जो नई जनरेशन है वो खड़ी हो गई है। और ये नई जनरेशन अब सवाल कर रही है कि क्यों हमारी तकदीर में ये लिख दिया गया है कि हम तरक्की पजीर हैं। हमारे पास दुनिया की तमाम वेल्थ मौजूद है, हमें कुदरती ज़खायर हमारे पास हैं, तेल हमारे पास है, सोने की खाने हमारे पास मौजूद हैं, यूथ हमारे पास मौजूद है, तो हम तरक्की पजीर क्यों? दिस इज़ द न्यू ब्रांड ऑफ पेट्रियाटिज़म जो कि सामने आ रहा है। कमल, ये सवाल अगर मैं आपके पास लेके जाऊँ और उसको साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि एक तो यूथफुल जनरेशन यहाँ पे आधी आबादी दुनिया की एशिया में रहती है और आधी बाकी ममालिक में है। आर यू नोटिसिंग द ट्रेंड विच इज़ हैपनिंग इन अफ्रीका? जिस तरह अफ्रीकी ममालिक खड़े हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दे आर गेटिंग आउट ऑफ द शैकल्स ऑफ एथियोपिया, निकल आया है IMF के शैकल से, क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, सोने की कान हमारे पास मौजूद हैं, हम तरक्की पजीर नहीं हैं। और उन्होंने बड़ा प्राइड लिया अपने कल्चर के ऊपर, अपनी सकाफत के ऊपर, एंड ऑल दैट दे स्टैंड फॉर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस न्यू ब्रांड ऑफ पेट्रियाटिज्म व्हिच इज कमिंग अप? देखें, ये जितनी भी कंट्रीज में यूथफुल पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। जब मैं सिंगापुर गई एक दफ़ा तो वहाँ पे टैक्सी में बैठी तो एड्स चल रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स दे रहे थे लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए। इसी तरह पहले जब मैं यूरोप में रहती थी वहाँ पे भी बहुत प्रोग्राम्स होते थे, बहुत इंसेंटिव्स दिया जाते थे, बिकॉज देयर वो कहते हैं द ग्रेट डाइंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन द यूरोप, अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट उस लेवल से जो है वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं है, जिसकी वजह से पॉपुलेशंस आर एजिंग। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है साउथ एशिया का, अफ्रीकन कंट्रीज का, पाकिस्तान का, कि हमारे पास एक यूथफुल बल्ज है। अच्छा, ये डिसएडवांटेज कैन ऑल्सो बिकम अ डिसएडवांटेज। वो इस तरह के, देखिए पुराने ज़माने में
ये मैं बारहा बात कह चुकी हूँ कि जब आपने अपनी मुल्क को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना होता था, आप जाके दूसरे मुल्क पे वॉरफेयर करते थे, आप उनके रिसोर्सेज ले लेते थे, उनका लैंड ले लेते थे, उनके नेचुरल रिसोर्सेज ले लेते थे, उनकी पॉपुलेशन ले लेते थे जो फिर आपके लिए काम करती थी। मगर अब ऐसा तो होता नहीं है। तो आप जो है, यू कैन ओनली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लैंड, यू कैन नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी, you can only improve the quality of the land and you can increase and improve the quantity of your youthful population and the quality of your people as well. तो इसमें सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हमारे पास एक यूथफुल बल्ज हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग हो, उनकी प्रॉपर एजुकेशन हो, उनकी प्रॉपर तरबियत हो, और फिर उनको इस बात पे एजुकेट और अवेयरनेस क्रिएट हो कि भाई वाकई ये बात सही है कि जो पिछली जनरेशन है, दे हैव नॉट डिलीवर्ड as much as they should have. अच्छा कंवल, इसके अंदर एक बड़ी फाइन लाइन है, ये यूथ को आपने कॉन्फिडेंस देना है, उनके अंदर ये एहसास पैदा करना है कि भाई आप दुनिया में बेमकसद नहीं है, आपकी खुद ही बहुत स्ट्रांग है। अब आपके पास थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू कनेक्टिविटी, थ्रू AI वो टूल्स मौजूद हैं कि पहले कहते थे ना 100 साल लगते हैं एक मुल्क की या एक नेशन की तकदीर बदलने में, अब आप ये एक जनरेशन में या 1 या 2 दिहाई के अंदर कर सकते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि इसमें बड़ी फाइन लाइन है between having this healthy dose of patriotism, self-confidence, national confidence and radicalization, जो कि हम इंडिया में देख रहे हैं। इंडिया में वो अब अपने आप को रीराइट अपनी हिस्ट्री को कर रहे हैं। दे टॉक अबाउट हिंदुस्ता, दे टॉक अबाउट द फैक्ट कि जी ना सिर्फ हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे बल्कि जो मुग़ल एम्परर्स आए थे उन्होंने भी हमें ग़ुलामी पे कायल किया, तो हमारा तो दे हैव गॉन टू द रेडिकल साइड। इस रेडिकलाइजेशन से कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को? देखो, जैसे एक जो सेंट्रल लीडरशिप होता है वहां से बहुत सारे नैरेटिव्स वहां से स्टेम आउट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि इंडिया में जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो एक इंतहाई हाइपर नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट है, जो कि बहुत दफ़ा फेक और झूठ स्टोरीज और नैरेटिव्स के ऊपर रिलाई कर रही होती है, और फिर प्रोसिक्यूट भी कर रही होती है उनको जो कि माइनॉरिटीज हैं या कि जो कि जिनका कोई और नैरेटिव है उनको भी प्रोसिक्यूट कर रही होती है। तो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए, और सिर्फ ये इंडिया में नहीं, आपने देखा होगा दुनिया में भी, जब व्हेन इट कम्स टू इसराइल और ये पैलेस्टाइन वाला जो इशू है, वहां पे भी ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि प्रोसिक्यूट किया जाता है डिसेंटिंग वॉइसेस को। मतलब अगर आप अपने दिमाग से सोचें तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी सामने इंसान को नजर आ रहा होता है, मगर क्योंकि बिकॉज ऑफ फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ कि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, दुनिया आपके लिए छोटी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो लोग या तो चुप कर जाते हैं, बहुत सारी जो सेन वॉइसेस होती है वो चुप कर जाती हैं, और जो बहुत सारी इनसेन वॉइसेस जिन्हें कहा जा सकता है कि जो बहुत सारी वो वॉइसेस होती हैं जो कि रेडिकलाइज्ड होती हैं, वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती हैं। तो इस वजह से जो नैरेटिव क्रिएट होता है, जो दुनिया में एक्सेप्टेंस, वो कहते हैं ना कि एक चीज इतनी नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है कि वो वैसे आपका दिमाग माउट हो जाता है। कमल, बल्कि जैसे इसकी मिसाल दी जाए कि भारत में देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट तो अपनी जगह था, लेकिन गुज़िश्ता 3 टर्म यानी तीसरा टर्म है मोदी सरकार का, एनी डिसेंडिंग वॉइस, यानी अगर आप मोदी सरकार पे तनकीद करते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी एंटी नेशनलिस्ट, यानी इसका मतलब है कि जी आप पेट्रियाटिक नहीं हैं, आप भक्त नहीं हैं, आप भारत के बहुत ज़्यादा सुपर पावर होने पे और उसकी जो ग्रैंडियोसिटी है उस पर बिलीव नहीं करते। मुर्तज़ा, ये आपके पास लेके आना चाहूँगी, इसका नुकसान क्या होता है? यानी एक तरफ हुब्बुल वतनी आपका एक बहुत बड़ा असासा हो सकता है कि आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, आप दयानतदारी के साथ अपनी तमाम तर तवानाइयों को, अपने टैलेंट्स को अपने मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ करें, लेकिन साथ ही साथ जब आप इतने जिसको कहना चाहिए फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड कि आप इतने जेनोफोबिक हो जाएं कि अपने से मुख्तलिफ राय रखने वाले, बेशक वो आपके मुल्क में ही रहते हों या आपके मुल्क से बाहर हों, आप उनको दुश्मन गर्दानने लग जाएं या आप उनको एंटी नेशनल होने का लेबल लगा दें, ये मैं चाहूँगी कि इस पर आप कमेंट करें। सो एज अ सोसाइटी ना सिद्रा, फिर हम फोकस सिर्फ करते हैं अपने से ऑपोजिट के ऊपर, यानी हम अपनी ग्रोथ को भूल जाएंगे। फिर हम सिर्फ ये फोकस करेंगे कि अगला मेरे बारे में क्या कह रहा है, और चूंकि अगला मेरे बारे में सही नहीं कह रहा तो मैं इसको साइडलाइन कर दूं हमारे मीडिया स्क्रीन से या सोशल मीडिया से। मुझे लगता है फॉर एग्जांपल जिस तरह कंवल ने बात की कि अगर आज हमारी जो स्टेट है और हमारी जो लीडरशिप है वो ये नैरेटिव बिल्ड नहीं करती हमारे अंदर, इंडिया में ये नैरेटिव हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर दिस इज़ नुकसान ऑफ इंडिया किसी तरीके से, क्योंकि इंडिया अब अपनी ग्रोथ दिखाने के बजाय सिर्फ पाकिस्तान, यानी आप इसकी एक मिसाल ले लें कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ
तो जितने इंडियन डायरेक्टर्स थे बॉलीवुड के, उन्होंने उसको जो है वो रजिस्टर कराने के लिए एक जंग शुरू हो गई कि जी हम एक नई मूवी बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जनरेशन्स और जो यूथफुल जनरेशन्स है हमारी, वो शायद डिक्लाइन की तरफ जा सकती हैं अगर किसी कौम के अंदर ये नैरेटिव बिल्ट हो जाए कि हमारे अगेंस्ट या हमारे ऊपर कोई तनकीद कर रहा है वो हमारे अगेंस्ट। और ये सिर्फ एंटी नेशनल नहीं है बाय द वे, ये एंटी हिंदुत्व वाली पॉलिसी है कि वो रिलीजन को भी इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, व्हिच कैन बी डेंजरस फॉर एनी कंट्री विद अ कंपोजिशन लाइक इंडिया। देखिए भारत एक जमहूरियत है, नॉट ओनली बाय चॉइस, इट इज़ बाय डिज़ाइन। अगर आप देखें कि वहाँ पे मजहबी अक़लियतें या एथनिक अक़लियतें, एक तो डिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ़ रिलीजन्स हैं, और ये पॉकेट्स भी इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, इतनी बड़ी आबादी में है। वी आर लुकिंग एट 150 करोड़ पीपल। तो यानी यकीनन उनके लिए ये बहुत अहम है कि वो कंसेंसस डेवलप करें, एक सेक्युलर मीडियोक्रिटी के साथ चलें, मॉडरेशन के साथ चलें। जब आप रेडिकलाइज हो जाते हैं, जब आप किसी भी सेंटिमेंट में हद से तजावुज़ कर जाते हैं, तो यकीनन आप अपना नुकसान करते हैं। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान को देखती हैं तो हमारा क्या टेम्परेचर है? आप समझती हैं कि हम कई चीज़ों के बारे में बहुत हाइपर हैं, बहुत एक्सट्रीम व्यूज़ रखते हैं? मुझे लगता है बहैसियत कौम हम बहुत ही जो है ना लैंड ऑफ प्योर नेशन है। किस तरीके से लैंड ऑफ प्योर पीपल, हम ना रेजिलियंट हैं, हम एजिलिटी रखते हैं, हम वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है 65 की जंग थी, 71 का वक्त था, हमने हर दौर देखा। अगर इस जनरेशन की भी बात की जाए तो हम अपने पेरेंट्स को, अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स को देख रहे हैं, तो उन्होंने भी इस वॉर को एक तरीके से एक्सपीरियंस किया है। फॉर एग्जांपल उनको अपने अपने वक्त याद आ रहा था, दे वर एक्सक्यूजिंग ईच अदर, सेंडिंग फॉरगिविंग मैसेजेस एंड ऑल। तो बीइंग अ नेशन मैं बहुत होपफुल हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि हाँ नैरेटिव को अगर तरीके से एड्रेस किया जाए, स्ट्रेटेजिकली डाउनपोर किया जाए, तो हम बड़े ज़बरदस्त हैं। मुझे प्रेशर, जैसे अगर एक इंसान, मैं ये नोटिस कर रही थी और इस पर हमने प्रोग्राम भी किया कि जो आपके पब्लिक फिगर्स हैं उनके ऊपर एक प्रेशर था कि देखें अब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में गई है, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, आप इसके ऊपर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, पाकिस्तानी कौम का जज्बा बढ़ाएं और तनकीद करें दुश्मन के ऊपर, क्योंकि वो हद से तजावुज़ कर रहा है। मुझे ये लगता है कि ये पब्लिक फिगर्स के साथ साथ हर एक नौजवान ने, जो कि इंटरनेट पर अगर ज़रूर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसने ये महसूस किया। ऐसा लगा कि लिटरली आपको कुछ कहना ज़रूरी है। ये इस फिनोमेना को आप कैसे देखती हैं? मुझे लगा ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था और एज अ नेशन हमारा, कि हमने बड़े पुरवकार तरीके से अपने स्टांस को रखा। मैंने क्रॉस कंट्रीज, क्रॉस टीम्स के साथ काम किया है, तो देयर वर मेनी फ्रेंड्स हु वर लिविंग अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, friends and like colleagues who becomes your friends. So I think our heart should never get cold enough in order to see losses at any side of the border. I think responsible behavior था। हमने इंडिविजुअल हैसियत में, सेलिब्रिटीज़ ने, स्टेक होल्डर्स ने, पॉलिटिकल फिगर्स ने, हर इंडिविजुअल, हर फ़र्द वाहिद ने जो पाकिस्तान में रहता है, अपने एहसासात की तर्जुमानी की किस भी तरीके से वो एक मजबूत तरीके से सामने आई। आई थिंक ये रिजेलियंस भी थी और ये एक दूसरे को सेंस ऑफ कम्फर्ट देना भी था। देखें वॉर इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, हमेशा वॉर में नुकसान होता है, फसलें नहीं उगती, बच्चे जाते हैं, इंसानी जानों का लॉस होता है, असल ज़िंदगियों का नुकसान होता है। बीइंग अ लाइफ कोच, आप थोड़ा सा अगर मैं आपको इस वाले हिस्से पर भी रोशनी डालूं कि लोगों ने ना ट्रॉमा भी एक्सपीरियंस किया कि फॉर लिटिल वाइल उन्हें लगा कि अच्छा हमारी जो ज़िंदगियाँ चल रही हैं, जो हमारे घर चल रहे हैं, हमारी मतलब अगर शादियाँ हो रही हैं या पेरेंट्स 2 या 3 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में भी देखें 51 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं इसके अंदर, जिसमें हमारे फ़ौजी जवान भी शामिल थे, जिसमें 79 मुसलमान सिविलियंस भी शामिल थे। तो यकीनन जंग का एक पहलू ये भी होता है और ये वो कुर्बानियाँ हैं जो हम जहन में रखते हैं और इसको देखते हुए ही जिम्मेदारी के साथ हम डिसीजंस लेते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक एंड टॉक मोर अबाउट इट कि आज के ज़माने में ख़ास तौर पे एक छोटे बच्चे की अगर आप तरबियत कर रहे हैं तो उसको क्या सीख दें कि पाकिस्तानी होने का मतलब क्या है, हुब्बुल वतनी का मतलब क्या है, और जब वो पाकिस्तानी परचम को देखे तो उसके अंदर क्या एहसासात हो, इसकी फाउंडेशन आप अपने घरों में ही डालते हैं। सो वील टॉक अबाउट दैट एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यौम तकबीर एक ऐसा दिन जो हमारे लिए तारीख़ी भी है और हमारे लिए एक एहसास उजागर करता है कि मैंने हैसुल कौम maybe a lot of things have gone wrong in the past, but there were some very remarkable things that we as Pakistanis have achieved. कबल मैं सबसे पहले आपसे, क्योंकि लास्ट सेगमेंट होगा हमारी कॉन्वर्जेशन का,
आज जब हम यूथफुल पॉपुलेशन की बात करते हैं, नाउ जेन अल्फ़ा जेन बीटा यानी 2025 में पैदा होने वाले बच्चे जेन बीटा हैं, और इससे पहले जो 2016 के बाद की या 2013 के बाद की पैदाइश है वो कहलाती है जेन अल्फ़ा। इन बच्चों को जब हम पाकिस्तान के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएं, या आज के दिन के बारे में, जितने लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनका बच्चा सवाल करे कि जी यौम तकबीर क्या होता है एंड वाई डू वी सेलिब्रेट बिकमिंग एंड बीइंग अ न्यूक्लियर पावर, आपके ख्याल में क्या तरीका है उनके अंदर हुब्बुल वतनी को, पेट्रियाटिज़म की बुनियाद रखने का और पाकिस्तान का एक सही तासुर तशख़्ख़ुस उनके जहनों में बनाने का? सबसे पहले तो उनको पाकिस्तान के बारे में बताना, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान का कल्चर, और उनको ये सिखाना कि पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्टिव रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे की जाए, पाकिस्तान के कल्चर, हिस्ट्री, अचीवमेंट्स और उसके लोग, उनकी क्या, लोगों ने क्या क्या अचीव किया, ग्लोबल स्टेज पे पाकिस्तानियों ने क्या अचीव किया। तो वो जो एक मुल्क की जो एक कंस्ट्रक्टिव रिप्रेजेंटेशन होती है वो उनको सिखाना भी और फिर बताना कि कैसे आगे से वो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे उनकी एक प्रेजेंस है, तो वो उनको बताना। फिर उसके बाद जो है एक डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन वो देखते हैं, कोई भी जूसी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास आती है जो कि जैसे क्लिक बेट जिसे हम कहते हैं, कि फैक्ट चेक करें हमेशा उसे, कि ये एक बचपन से बिल्ड हो जाना चाहिए कि इंटेग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी भी चीज़ को बगैर, जो कि हमारे इस्लाम में भी है कि किसी भी चीज़ को बगैर सोचे समझे आगे प्रोपगेट नहीं करना चाहिए जब तक कि पता ना हो, फॉर श्योर ना पता हो कि ये बात जो है ये सच्ची है कि नहीं है। बिल्कुल सही। जी जी, थर्ड सजेशन यू वांटेड टू गिव? मेरे पास एक्चुअली 5 क्विक बातें थी। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि सोशल नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, कि नेशनल इंटरेस्ट में आपका आ जाता है कि आपके जो आपकी डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आपकी जो लेट्स से आईटी है, आपकी जो डिफरेंट और चीज़ें, आपकी जो आर्टिजन्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। आपकी मेरे ख्याल में कमल, मेरे ख्याल में जो आप कहना चाह रहे हो ना कि कहीं ना कहीं क्यूरोसिटी भी होनी चाहिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स एज अडल्ट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम खुद पहले मुताला करें ताकि कोई बच्चा हमसे सवाल करे तो हम उसको सही डायरेक्शन में भेज सकें। अक्सर ये होता है कि बच्चे को भी हम अपने आधे कच्चे ख्यालात या अपनी तनकीद दे रहे होते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो बुनियाद पड़ती है ना, जहाँ बच्चे कहते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, ये किसी ना किसी एडल्ट से उन्होंने सुना होता है। आई वॉन्ट टू कम टू यू मुर्तज़ा, के बचपन में हम देखते हैं कि 14 अगस्त पे छुट्टी नहीं होती थी, एक्चुअली स्कूल में फंक्शन होता था हमारे, और या हम रोज़ सुबह अपनी असेंबली में नेशनल एंथम पढ़ते थे। और फिर ऑफ कोर्स ग्रोइंग अप इन द 90s इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, तो हमें कई चीज़ें एक यकजे होने पे मजबूर करती थी कि हम एक ही पीटीवी देखते थे, न्यूज़ एक तरह से देखते थे। डू यू मिस दीज एलिमेंट्स? एंड आपको लगता है कि इन्होंने भी हमारा एक नेशनल मिजाज बनाया, पेट्रियाटिज़म को उजागर किया? आई थिंक वो आपने एक इमोशनल बड़ा टॉपिक टच किया है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक ना 1 अगस्त को स्कूल खुलते थे गर्मियों की छुट्टियों के बाद, और वो जो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अगस्त होते थे ना, वो सेलिब्रेशन होते थे। बिल्कुल। कोई बच्चा नेशनल सॉन्ग की तैयारी कर रहा है, कोई डिबेट्स की तैयारी कर रहा है, कोई क्विज कंपटीशन का हिस्सा ले रहा है, और ये सारी चीज़ें सिद्रा एक्सपीरियंस देती थी आपको। बिल्कुल। जब भी आपको अपनी नेशनलिज्म को प्रमोट करना है या अपने बच्चे के अंदर वो पाकिस्तानियत पैदा करनी है, उसको आपको एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा। सिर्फ डिजिटल या वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू यू कैन नॉट, यू नो, वो उसके अंदर वो समा नहीं सकती बातें। अच्छा, फॉर एग्जांपल जस्ट टू कंप्लीट कि आपके बच्चे को आपको मज़ार कायद लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, नॉट जस्ट हिस्टोरिक फिगर्स, मुझे लगता है जैसे हम अक्सर बात करते हैं हमारे ज़बरदस्त हाई अचीवर पाकिस्तानीज हैं। सिद्रा, मुझे लगता है कि नॉट एवरीथिंग कैन बी कमर्शियल। दीज पीपल शुड टेक आउट टाइम टू विजिट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंटरेक्ट विद द यंग पीपल, और सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई ब्रांड उनको सपोर्ट कर देगा या यू नो उनको हुकूमत की तरफ से कोई मराहत मिल जाएगी, जस्ट बिकॉज दे हैव achieved something and they can spark so much interest। मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ अचीवर्स आके यहाँ पे या तो अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं, ये बताते हैं कि किसी ने उनका साथ नहीं दिया, फिर या फिर हुकूमत से मज़ीद इमदाद या सपोर्ट मांगते हैं। It is very important that they have this generosity कि they do
try to give back to the community without any commercial interest. क्या कहोगी इस पर? I think a lot of people are doing their good jobs. लोग जो भी कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, कुछ उन्हें अगर मुल्क ने दिया है या कोई एजाज़ मिला है तो वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन, उनमें मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हुब्बुल वतनी का जज्बा होता है, क्योंकि वो डिफरेंट फोरम्स पर कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुके हुए होते हैं और वो आकर अपना पार्ट भी अदा करते हैं। यह इट्स अ टू वे स्टोरी कि हम उसमें से कितना उन लोगों को चैरिश करते हैं, उनको बुला के एक्नॉलेज करते हैं। शायद हमने वो नेशनल हीरोज़ जो हम बनाते थे, अगर आपको याद हो स्टिकर्स आते थे हम अपने पूरे चैनल पे लगाते थे वाइट कवर चढ़ा के, और हीरोज़ एक सेलिब्रेट किए जाते थे, चाहे वो राशिद मिनाज की सूरत में थे या मेजर अजीज़ भट्टी की सूरत में थे। शायद अब हम उस तरीके से उन हीरोज़ को चैरिश भी नहीं करते, उन्हें वो ग्लैम या उन्हें वो लाइमलाइट भी उस तरीके से मीडिया या स्टेक होल्डर्स या एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हम प्रोग्राम्स में तो ज़रूर बुलाते हैं, लेकिन जब वो अशाइया खुलता है और रिफ्रेशमेंट खुलती है तो उसके बाद वो एक बिल्कुल ही आम तरीके से चला जाता है। डिस्टिंग्विश्ड एफर्ट ताकि मजीद यंग लोग इंस्पायर प्रोजेक्शन में शायद अगर हम ज़्यादा बहुत शुक्रिया। सिद्रा हमारे साथ मौजूद थी, मुर्तज़ा हमारे साथ है और कवल थी। इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट, लेकिन वाकई आज के दौर में मुख्तलिफ हमारे जो चैलेंजेस हैं उनको हल करने के लिए भी वी नीड दैट सेंस ऑफ पर्पस, वी नीड पेट्रियाटिज्म, अ हेल्दी डोज ऑफ पेट्रियाटिज्म। इसमें ये हम नहीं कहते कि मुल्क में जो कमियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको आप देखना बंद कर दें या उसको आप वाइट वॉश कर दें, लेकिन आप अपना एक मस्बत किरदार अदा करें। जैसे कि कैनेडी ने कहा था जी कि आस्क नॉट व्हाट द कंट्री हैज़ गिवन यू, आस्क व्हाट यू हैव डन फॉर द कंट्री, बिकॉज ये बैलेंस हमेशा मुल्क हमेशा आपको आपकी खिदमात से कहीं ज़्यादा अता करता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।